अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस पे एग्री करते ना सारे, हाँ इतने की बिक जाए, हमेशा 2 10 15 लाख ऊपर का ही बोलते ना लोग, इतने में बिक जाए, तो उसके मुताबिक फिर वो ऑक्शन, अच्छा सेल और ऑक्शन दो मुख्तलिफ लॉज हैं। ये आप सोचिए, सेल मैं करूँगा ना अपनी ज़ाती हैसियत से, लेकिन एक बिड बेसिस के ऊपर अगर कोर्ट अनाउंस करेगी, आप देखें कभी कोर्ट जाए ना, इश्तिहार लगे होते हैं वहाँ पे, बैनर लगे होंगे, ये फलाने दिन ऑक्शन हो रही है, तो उसमें एक लिमिट्स भी बता देते हैं, 1,70,00,000, 65,00,000, 80 लाख जो भी है, तो उसके मुताबिक फिर बिड्स फाइल करनी पड़ती है। डेट होती है, नाजिर के पास वो एक लोकेशन बता देते हैं, वहाँ आप जाके अपनी एप्लीकेशन फाइल करें, फॉर्म जो भी होता है, फिर वो बिकती है, तो फिर वो कोर्ट में ही पैसे आते हैं अकाउंट में, फिर वो उतने के चेक बनेंगे सबके, बहनों का, भाइयों का, सबका। तो इस सूरत में हाँ, इसमें ये है कि जब आप सक्सेशन ले रहे होते हैं तो उसमें अगर ये पटिशनर बड़े भाई हैं या बहन हैं जो भी, आप नो ऑब्जेक्शन कर देंगे कि पैसे इन्हीं को दे दें, हमारा मसला नहीं है, हम इनसे ले लेंगे, फिर अदालत जिम्मेदारी नहीं लेती, नाज़िर फिर वो कहती ठीक है खुद ही बेचो। विदाउट कोर्ट के भी तो हो सकता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सब भाइयों ने करा ली, नाम होगा सारे मिलके फिर उसको हम सेल। हाँ बिल्कुल सेल, लेकिन ज़्यादा जो प्रिकॉशन है ना, वो परमिशन बाई सेल कोर्ट से लेके वहीं पे पैसे जमा हों तो ज़्यादा मिल जाते हैं, वरना फिर वो भाइयों या किसी के पास आ गए ना पैसे, फिर वो उसने कहानियाँ सुनती हैं। हमारे घर के ही केस है, मेरी ससुर का इंतकाल हुआ था तो सारे भाई बहन ने मिलकर बड़े भाई के नाम घर और दुकान कर दी। फिर इन्होंने बेचा तो उसमें ये हुआ कि एक भाई ने घर खरीद लिया, एक भाई ने दुकान, फिर उसमें ये हुआ कि उन दोनों ने मिलके आधे आधे बहन भाई बांट लिए, ये लोग मुझसे 14 बहन भाई थे। अच्छा ये भी है कि बेचना है, किसी को मिले किसी को नहीं। हाँ नहीं मिल रहा ना, कम मिलते हैं, वो होता ही है। अच्छा ये तो इशू हो गया कि जब सेल कर दी हमने, बाई कोर्ट कर दी या म्यूचुअल कंसेंट से कर दी, वो है, लेकिन इसके अलावा भी है कि फ्लैट है, एक फ्लैट है, एक प्लॉट है, ये है। अब म्यूचुअल आप अंडरस्टैंडिंग सेटलमेंट भी फाइल कर सकते हैं अदालत में कि भाइयों ने फ्लैट ले लिया, मेरे को प्लॉट दे दिया, हम सारे इन बातों पे एग्री हैं, लेकिन अदालत के ज़रिए करेंगे ना तो वो अथेंटिक होगा, कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं। नाज़िर के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे, वहाँ सेटलमेंट बना के बायोमेट्रिक करा के जमा करा दें, भाई ये हमारे दरमियान सेटलमेंट होगी, तो अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट पर एग्री एफिडेविट देने पड़ेंगे, हमें इतराज़ नहीं है, ठीक है। एफिडेविट कोर्ट में जमा करा देंगे तो नाज़िर उसके जज के सामने पेश करेगा, वो आपकी स्टेटमेंट ले लेगा, हाँ भाई आप ही ने साइन किए हैं, जी सर मैंने ही किए हैं, तो वो सेटलमेंट को फाइनल एक्सेप्ट करके उसके मुताबिक फिर वो ऑर्डर कर देगा कि ये फ्लैट जो है म्यूटेट कर दिया जाए इनके नाम पे, वो पूरा ऑर्डर होगा, नाज़िर करवाएगा वो म्यूटेशन जो है, फिर आप नाज़िर के थ्रू करेंगे, नाज़िर के कुछ चार्जेस होते हैं जो भी वो उसके पर्सनल होंगे या कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन के मुताबिक, तो उसमें वो आपको करके दे देंगे, ठीक है। आसानी है अदालत के फैसलों पे अमल दरामद करने का जिम्मेदार, वो जिम्मेदारी है उसकी, हाँ वो कोर्ट के अंदर है, कोर्ट जज जहाँ बैठते हैं ना, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज, उसके पास ही ऑफिस होता है उसका, कहीं करीब तरीब, ये सारे हैं। विजिट वही करता जाता रहा के साथ। आपसे वो मसला पूछना है। बिल्कुल मसला पूछें सर। अच्छा मेरे ससुर ये जो वाली साहब थे, बड़ा ख़तरनाक मसला बता रहे हैं ससुर, ठीक है सारे सेल हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि उसमें मेरे ससुर तो नहीं है, हैं आया नहीं है, ठीक है, नहीं वो आपके दादा के मतलब ससुर के वालिद के नाम था जी उनके नाम था, वो फिर मकान सेल हुआ था, जो उनके बेटे और बेटियां हैं उनके नाम पे पैसे जो भी थे वो उन्होंने आपस में ट्रांसफर किया, उसमें जो जैसे मेरे ससुर नहीं है और एक मेरे चचा ससुर नहीं है, तो वो जो पैसे हैं उनकी औलादों को या उनकी बेवा को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जज के सामने, जज मुफ्ती तो होता नहीं है, वकील होता, वो मतलब वकील से जज बन जाता है, फैसले करता है, तो फैसले भी करता है अकॉर्डिंग टू शरिया, या जिस मज़हब से जिस बंदे का, क्रिश्चियनिटी है तो उनका अपना सक्सेशन विरासत रूल्स हैं, हिंदुओं के अलग हैं और इस तरह से, तो वो सबसे पहले जो आपका एक्ट हुआ है ना, जो अगर कोर्ट के ज़रिए नहीं हुआ है तो कोर्ट जाएंगे, आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सर ये प्रॉपर्टी थी, ये सेल आउट हुई है, ठीक है, और इसमें ये तमाम लीगल हेयर्स थे, ठीक है, और लीगल हेयर्स को मुझे हिस्सा नहीं मिला, मिसाल है, या बहन को नहीं मिला, या वो एप्लीकेशन वो उसको नोटिस करेंगे जो जिसने सेल आउट किया है, ठीक है, या जिसके पास पैसे हैं, ठीक है, रिकवरी का भी सूट फाइल कर सकते हैं आप, ठीक है,
तो वो अकॉर्डिंग टू फ़िका का फतवा जो आप लेकर लगाएंगे ना कि इसमें इसका इतने पैसों का बिका है, इतने लीगल हेयर्स हैं, तो बेस्ट ये होता है, जज के लिए आसान काम हो जाता है कि जब आप किसी मुफ्ती का फतवा लगा देते हैं साथ कि ये अमाउंट, ये मकान था, इतने का बिका, ये लीगल हेयर्स हैं, इनका इंतकाल हो गया है, अब बताएं किसका कितना कितना हिस्सा है। वो फिर आप एप्लीकेशन फाइल करें कोर्ट में, तो कोर्ट में उनके जो मिलता है कि नहीं? देखें ना, दादा की जायदाद में उनका जो बेटा था, जिनकी ये बेटियां हैं, उसका हिस्सा है, उनका तो है। उनका है ना, तो फिर बेटियों का भी है। ये हमारे ना अजीब बना दिया है। देखिए आसान सा फ़िलासफ़ी है ना, इस्लामिक फ़िलासफ़ी है, तो हम पता नहीं कौन सा अपनी तरफ से भी इस्लाम में ऐड करते रहते हैं ना, मर्ज़ी का इस्लाम। तो बेटियों को किसी तरह निकालना है तो बस वो, अब ये चलो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हो। हमारे एक दोस्त आए तो माशाल्लाह 37, उनके वालिद की 37 प्रॉपर्टी कराची में, मुख्तलिफ करोड़ों, वो गिनने बैठ जाए ना पैसे भी भूल जाए वो। अल्लाह ने, वो थे भी बड़े अच्छे इंसान, मैं जानता था, हमारे स्कूल ज़माने के दोस्त थे। तो कहने लगे यार ये मसले हैं, ये प्रॉपर्टी हैं, ये मैं ठीक है। मैंने कहा भाई लाओ, सबके लीगल हेयर्स के ले आओ, नाम दे दो मुझे, शनाख्ती कार्ड दे दो, 2 गवाहों के साइन दे दो, और ये जो डॉक्यूमेंट है ना लीगल वो दे दो मुझे, बाकी बैठ के सेटलमेंट कर लेना आपस में। तो उन्होंने ला के दिए सब भाइयों के शनाख्ती कार्ड, 5 भाई हैं, 5 के ला दिए। बहनें भी हमारे फैमिली रिलेशन में थे, स्कूल के ज़माने की दोस्ती आप समझ लें। तो मैंने कहा ये फौजियाबाजी नहीं है इसमें, वो दूसरी बहन नहीं है, तीसरी बहन नहीं है, उनका नाम नहीं लेना। मैंने कहा क्यों भाई? अरे भाई अब्बू ने जब उनकी शादी हुई थी ना, 3 दुकानें उसको ले दी, 4 दुकानें उसको ले, मैंने कहा वो उन्होंने गिफ्ट किया था, ठीक है ना। और अब आप जो उनकी वफ़ात के बाद का मसला है ना, अगर कोई वसीयत नहीं है उनकी, तो फिर ये सारा एज़ पर शरीयत डिसाइड होगा, और उनका भी तीनों का हिस्सा है। तो कहने लगे नहीं तुम हमारे घर में फड्डा कराओगे। मुझे कहने लगे तुम इधर नहीं आना, तुम फड्डा कराओगे। मैंने कहा फड्डा नहीं कराऊंगा भाई, वो मुझे मिल जाएंगी ना, तो लाजमी बात है, बचपन से हम लोग वहाँ रहे उनके साथ। तो मैंने कहा वो कहेंगे तुमने सारा काम ख़राब किया, आखिरत में तुम्हें ही पकड़ूंगी मैं। और मज़े की बात यही हुई, एक शादी में मिल गई, तो कहने लगी सारी समझ में आ गई बात, जो ड्रामेबाजी हो रही है ना, जो तुम ही सिखा रहे हो इनको। मैंने कहा नहीं मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने तो उनसे कहा था बहनों का नाम दो, तो मैंने तो करके भी नहीं दिया। भाई वो हुआ नहीं उनका मसला, फिर वो आपस में बैठ के ही करते रहे भाई। तो कोर्ट में अगर जाएंगे ना तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही, हाँ बिल्कुल करेगी, अगर रजिस्टर्ड है, विटनेस हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी है। 33% से ज़्यादा नहीं है, सारी प्रॉपर्टी का लिख के दे जाएगा कि मस्जिद को दे दो, तो वो नहीं चलेगी। सबसे पहले एनालाइज होगी अकॉर्डिंग टू फ़िका, इस्लामी फ़िका, जिस फतवे से, जिस फ़िका से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए उसके मुताबिक ही पहले जज भी वही करेगा। और जज बेशक टाई कोट पहन के बैठा हो, लेकिन उसको चलना वैसे ही इस्लाम के मुताबिक। अगर क्रिश्चियन आएगा तो लाजमी बात है उसकी क्रिश्चियन के जो फ़िका है उसके मुताबिक होगा। आगा खानियों का मुख्तलिफ है, जैसे बोरी अगर आते हैं इनका अलग होता है साथ। हाँ बात देखो, यहाँ रुक जाओ, देखो मैंने कहा ना जब मर गया तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी इंतकाल। देखिए जॉइंट अकाउंट का जो बैंकिंग लॉ है ना, वो 2 हिस्सों में होता है। जॉइंट अकाउंट साहब जब तक अलाइव हैं तब तक वही अटॉर्नी बेस समझा जाता है उसको ना, वो आप नहीं ले सकते उसमें से जब तक कि सक्सेशन नहीं लेंगे। उसका बैंक अकाउंट से रिकॉर्ड लेंगे कितने पैसे ये अब्बू के नाम पे थे, ठीक है। आप जो है ना वो तमाम वर्षा को डिवाइड होके मिलेंगे जितने वारिस हैं, अकेला नहीं निकलवा सकता। सक्सेशन कोर्ट से लेना ज़रूरी है। अगर एक वालिद है वो अपनी जिंदगी के अंदर जैसा होती है ना, बेटियां उनको बेटियों में हिस्सा दे सकता है, तो उसके लिए क्या है? अगर सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट करें, एक डॉक्यूमेंट बनाएं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बांट दिया है, और मेरे मरने के बाद वो बेटियां भी एफिडेविट देंगी, हमें इतराज़ नहीं है, बाबा ने हमें दे दिया सारा कुछ। वो फिर भी सक्सेशन लेंगे, सक्सेशन में ना वो इंडक्ट करेंगे उसको कि हमें एतराज़ नहीं है, अब ये आप सक्सेशन में विरासत में तो हमें मेंशन करो, लेकिन हम हिस्सा इसलिए नहीं लेंगे कि हमें वालिद ने ज़िंदगी में ही दी। लेकिन उसके बावजूद भी ना अगर लीगल फ़िलासफ़ी में जाएंगे ना तो विरासत का हक वफ़ात के बाद है। वो मसला डालो, ज़बरदस्ती साइन कराए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रखेंगे ना वो विरासत से रिलेटेड रखेंगे। सक्सेशन, उसमें विल है, आपकी वसीयत है, दस्तबरदार होना, रेलिक्विशमेंट है, वो तमाम के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो मरो। अभी हम लोग जितनी बात कर रहे हैं ना अलाइव पर्सन की, जिंदा लोग आपस में क्या डीलिंग कर रहे हैं, मर गए, पावर भी ख़त्म है, सारे मामलात ख़त्म हो गए, तो अब वो विरासत से रिलेटेड या मरहूम की प्रॉपर्टी जो है ना
या विरासत के फैमिली इश्यूज जो होते हैं वो कैसे लेंगे। सक्सेशन में अब पूरा तरीका कर गया है, अगर होगा तो फिर फर्दर उसकी जो है डिवीजन प्रॉपर्टी के मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मगर मेरे 35 एकड़ उकाड़ा में है, वो एक जुरिस्डिक्शन ही अलग है हमारी, ठीक है ना। हैदराबाद में एक होटल है हमारा, अच्छा भाई ठीक है। अब डॉक्यूमेंट कोर्ट वही करेगी जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे। बाकी ऐसे ही कहीं ज़मीन ली हुई थी किसी के नाम ही नहीं, गांव देहात में तो लोग जो होते हैं उनका तो पता ही नहीं होता, उनको दादा के नाम पे अभी भी चल रही है उनके। देखिए ये हमारा सक्सेशन विरासत से रिलेटेड तमाम ही मामला ना, सक्सेशन लॉ 1925, इसमें जो है वसीयत। हाँ सर अभी चलने 5 मिनट में, बैठे आप आ जाते ना यहीं वसीम भाई, सॉरी। पहले सक्सेशन नाम विरासतनामा, सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये देखते हैं। उसमें सबसे पहले विल को देखा जाता है। अगर वो फिर वही बात आ जाएगी, आपने जहन में क्या रखना है कि तमाम जो बातें ना अकॉर्डिंग टू लॉ है। वसीयत है तो ऐसे खाली कागज़ पे लिखी हुई नहीं मानी जाएगी, रजिस्टर्ड होगी तो 2 गवाह होंगे, रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर रजिस्टर। फिर तीसरा है रेलिक्विशमेंट। अच्छा, इसमें अब वसीयत में कर तो दी, दादा करके चले गए, वालिद साहब वसीयत करके चले गए, अकॉर्डिंग टू लॉ ही है, कानून के मुताबिक है। अब एग्जीक्यूटर को इस पर अमल दरामद कौन करेगा? वो मेंशन करेगा कि मेरी प्रॉपर्टी है, गांव में ज़मीन है, ये है वो है, तो मामू जिम्मेदार है। अगर नाबालिग बच्चे होते हैं, जैसे किसी के बीमार हो जाता है बंदा, तो वो कहता है कि भाई मेरा अगर इंतकाल हो जाता है ना, तो इसकी भी वसीयत है। सिर्फ यही नहीं कि ये भाई मकान मैंने मदरसे को दे दिया, मस्जिद को दे दिया, ऐसी भी हैं कि वो भाई मेरे बच्चों को कौन पालेगा, उनके अखराजात क्या करेगा, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको किस कॉन्सेप्ट में, ट्रस्ट पे, गिफ्ट पे, किस पे करके जा रहा है। तो एग्जीक्यूटर भी पर्सन जो है ना वो कौन होगा। रेलिक्विशमेंट का मतलब दस्तबरदारी, प्रॉपर्टी मरहूम की प्रॉपर्टी से। 4 भाई हैं, एक प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि छोटा भाई जो है ना उसके पास घर नहीं है, हम लोगों के हैं, ठीक है, तो हम दस्तबरदार हो जाते हैं उसके हक में, रेलिक्विशमेंट डी में, ठीक है, दस्तबरदारी का मुआहदा। लेकिन ये अंडर लॉ सक्सेशन लॉ 9 इसके तहत हैं, ये कोई और प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं, विरासत मरहूम की। तो इसमें हम फिर इसको नेक्स्ट किसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, मरहूम की विरासत और उसके कानूनी हिस्सेदार जो भी है। हाँ, वो ये तमाम मामलात ना मरहूम की वफ़ात, मरहूम इनके बाद ही के हैं, उससे पहले वही कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा अलाइव बात हो रही है, सारी चीज़ें।